प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपके साल भर की मेहनत और लगन का मीठा फल आपके सामने है। निश्चित रूप से कक्षा 10वीं की परीक्षा ने आपको परिश्रम व कड़ी मेहनत का मूल्य समझाया ही होगा। क्यों? आज आपके द्वारा रखी गई मजबूती नींव आपके आने वाले कल को संवारेगी। इसलिए आप प्रत्येक दिन का जो समय, उस समय का सदुपयोग करो और कड़ी से कड़ी मेहनत करो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे लक्ष्य उतना ही जल्दी प्राप्त होगा। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। फेल विद्यार्थी भी निराश न हो, क्योंकि असफलता तो सफलता की शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 6 के प्रथम पाठ शब्द परिचय का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतः। उच्चारण करो। जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दंता, नासिकीय, कंठतालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ये हमारे उच्चारण स्थान हैं। इनके उच्चारण स्थानों के माध्यम से इन पदों का क्या करना, हमें उच्चारण करना है। जैसे लिखा हुआ छात्रः, छात्रः, ये पीछे 2 बिंदु लगा हुआ है, इसे विसर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विसर्ग। ठीक है। इनका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें कि जो इन पदों के बाद में जो पीछे 2 बिंदु लगे हुए हैं, इन्हें विसर्ग कहा जाता है। इनका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। जैसे अह, कह, टह, इस प्रकार। तो क्या लिखा हुआ है? छात्रः। तो छात्रः का अर्थ हिंदी में होता है छात्र या विद्यार्थी, और इनका अंग्रेजी में अर्थ होता है स्टूडेंट। ठीक है। अब है गजः। गजः का अर्थ होता है हिंदी में हाथी। हिंदी में क्या होता है? हाथी, और अंग्रेजी में से कहते हैं एलिफेंट। उसी प्रकार शिक्षकः, शिक्षक को हिंदी में बोला जाता है अध्यापक। अंग्रेजी में बोला जाता है टीचर। छात्रः, छात्र या विद्यार्थी, गजः यानी हाथी, शिक्षकः यानी अध्यापकः। अब बारी आई मकरः। मकरः का अर्थ होता है मगरमच्छ। क्या होता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ। जिनको अंग्रेजी में मगरमच्छ को अंग्रेजी में बोला जाता है क्रोकोडाइल। क्या बोला जाता है? क्रोकोडाइल। संस्कृत में बोला जाता है मकरः, हिंदी में बोला जाता है मगरमच्छ,
और अंग्रेजी में बोला जाता है क्रोकोडाइल। अब आ रही आती मयूरः। मयूरः को हिंदी में बोला जाता है मोर। क्या बोला जाता है? मोर। और मोर को संस्कृत में बोला जाता है मयूरः। मयूर को हिंदी में बोला जाता है मोर और अंग्रेजी में बोला जाता है पिकॉक। अब आ रही है बिडाल। बिडाल को बोला जाता है हिंदी में बिल्ला। क्या बोला जाता है? बिल्ला। बिडाल को हिंदी में बिल्ला। उस प्रकार शुकः। शुकः को हिंदी में बोला जाता है तोता। क्या बोला जाता है? तोता। और अंग्रेजी में बोला जाता है पैरोट। ठीक है, शुक मीन्स तोता। उस प्रकार लिखा हुआ है मुस्कः। मुस्कः का अर्थ हिंदी में होता है चूहा और अंग्रेजी में बोला जाता है माउस। क्या बोला जाता है? माउस। उस प्रकार बालकः यानी बॉय और बालकः को हिंदी में बोला जाता है बालक या लड़का और अंग्रेजी में बोला जाता है बॉय। अब चालकः। चालकः का अर्थ होता है चलाने वाला, जैसे ड्राइवर, चालक, ड्राइवर। चालकः को हिंदी में बोला जाता है चालक और अंग्रेजी में बोला जाता है ड्राइवर। अब है घटः। घटः का अर्थ होता है हिंदी में घड़ा और अंग्रेजी में बोला जाता है पोट। ठीक है, उस प्रकार अश्वः। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। घटः का अर्थ होता है घड़ा, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, अंग्रेजी में बोला जाता है हॉर्स। उस प्रकार दीपकः का अर्थ होता है दीपक। दीपकः। दीपकः का अर्थ होता है हिंदी में दीपक और अंग्रेजी में बोला जाता है लैंप। उस प्रकार चंद्रः। चंद्रः को हिंदी में बोला जाता है चंद्रमा। क्या बोला जाता है? चंद्रमा और अंग्रेजी में बोला जाता है मून। उस प्रकार गायक यानी गाने वाला और इसे इंग्लिश में बोला जाता है सिंगर। गायक का मतलब होता है गाने वाला या गवैया। गाने वाला या गवैया और अंग्रेजी में बोला जाता है सिंगर। अब ध्यान दो, छात्रः, छात्रः, गज यानी हाथी, शिक्षक यानी अध्यापक, मकर यानी मगरमच्छ, मयूर यानी मोर, बिडाल यानी बिल्ला, शुक यानी तोता, मुस्क यानी चूहा, बालक यानी बालक, चालक यानी चालक, घट यानी घड़ा, अश्वः यानी घोड़ा, दीपकः यानी दीपक, चंद्र यानी चंद्रमा, गायकः यानी गाने वाला या गवैया। अब देखो दूसरा प्रश्न है ख कि चित्राणी। चित्राणी का मतलब होता है चित्रों को। दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर, चित्रों को देखकर। पदानी का अर्थ होता है पद या शब्द। ठीक है, चित्रों को देखकर। पदानी का मतलब होता है पद या शब्द। उच्चारयतनी उच्चारण करो। अब देखो ये चित्र है कृषक का। किसका है? कृषक का मतलब हिंदी में बोला जाता है किसान। क्या बोला जाता है? किसान। तो ये चित्र किसका है? संस्कृत में पूछा जाए तो कृषकः और हिंदी में पूछा जाए तो किसान। ठीक है, उस प्रकार और इंग्लिश में बोला जाए फार्मर। अब ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र किसका है? वृषभः। वृषभः का मतलब होता है बैल और इसका दूसरा नाम होता है बलिवर्धः। बलिवर्धः यानी या एक दूसरा नाम होता है, एक नाम होता है बलिवर्धः और एक नाम होता है वृषभः। और वृषभ का भी अर्थ होता है बैल और बलिवर्ध का भी अर्थ होता है बैल और इंग्लिश में बोला जाए
ऑक्स। तो वृषभ का अर्थ होता है बैल। तो ये चित्र किसका है? संस्कृत में पूछा जाए तो वृषभ, और हिंदी में पूछा जाए तो बैल, और अंग्रेजी में चित्र पूछा जाए तो ऑक्स। अब देखो ये चित्र किसका है? भल्लुक। भल्लुक का अर्थ होता है भालू। क्या होता है? भालू, बियर। भल्लुक, ये चित्र किसका है? भल्लुक। भल्लुक का मतलब होता है भालू। अब उस प्रकार ये चित्र किसका है? मंडूक। मंडूक, मंडूक का मतलब होता है मेढक। क्या होता है? मेढक, फ्रॉग। ठीक है, ये चित्र मंडूक, ये चित्र कृषक का, ये चित्र है वृषभ का, और ये चित्र है भल्लुक का। अब ये चित्र है कपोतः। कपोतः का मतलब होता है कबूतर, पिजन, कबूतर। ठीक है, तो चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। तो कपोतः यानी कबूतर। ये लिखा हुआ प्रियंग मतलब पलंग, बेड। ये चित्र किसका है? संस्कृत में पूछा जाए तो आप बोलोगे प्रियंग, और हिंदी में पूछा जाए तो आप बोलोगे पलंग। उस प्रकार ये चित्र किसका है? दूरभाष मतलब टेलीफोन, लिखा हुआ दूरभाष। अब देखो ये चित्र किसका है? काक। काक का मतलब होता है कौआ। क्या होता है? कौआ। ठीक है, और यह चित्र है शौचिकः। शौचिकः का मतलब होता है दर्जी। क्या मतलब होता है? दर्जी। इंग्लिश में बोला जाए तो टेलर। काक को क्रो, दूरभाष को टेलीफोन। तो ये दूरभाष है, ये काक यानी कौआ, शौचिक यानी दर्जी, प्रिंग यानी पलंग, भल्लुक यानी भालू, वृषभ यानी बैल, कृषक यानी किसान, मंडूक यानी मेढक, कपोत यानी कबूतर। ठीक है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। और ये सिर्फ इनका उच्चारण करना। छात्र, तो हिंदी में बोला जाता है छात्र। गज, गज संस्कृत शब्द है और इन्हें बोला जाता है हिंदी में हाथी। शिक्षक यानी अध्यापक, मकर यानी मगरमच्छ, मयूर यानी मोर, बिडाल यानी बिल्ला, शुक यानी तोता, मुस्क यानी चूहा, बालक यानी बालक, चालक यानी चालक, घट यानी घड़ा, अश्व यानी घोड़ा, दीपक यानी दीपक, चंद्र यानी चंद्रमा, गायक यानी गाने वाला गवैया। ठीक है, और ये सारे शब्द संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, मतलब संस्कृत में 3 लिंग हुए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो ये सारे के सारे पद हैं जो पुल्लिंग के हैं, और संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन हुए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। और ये सारे पद एक वचन के हैं और ये सारे पद पुल्लिंग के हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 कि वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। सर्वप्रथम पद क्या आया है? एक वर्ण आया है। इसकी परिभाषा क्या है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे ये च, इस च का टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इस अ का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इस श का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और इस अ का भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता, और क का भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे क्या है? वर्ण। आप देखो संयोजनेन का मतलब होता है इनको आपस में मिलाना है, इनको आपस में मिलाना है, और मिलाकर पद लिखिए या शब्द लिखिए। जैसे एक होता है हलंत और एक होता है अजंत। इधर ध्यान दो, कितने पद हैं?
आपके सामने दो पद मैंने लिखे हैं। पहला पद मैंने लिखा है हलंत और दूसरा पद मैंने लिखा है अजंत। इस हलंत का एक चिन्ह होता है जो तिरछी रेखा के रूप में होता है। यह हमेशा व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, जैसे प। तो ये प क्या है? हलंत है। मतलब इस प के साथ किसी भी स्वर की मात्रा नहीं है, और जिस वर्ण के साथ स्वर की मात्रा नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है। और जिस वर्ण के साथ स्वर की मात्रा होती है तो उसे अजंत कहा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया पा, तो इस प के साथ किस स्वर की मात्रा है? आ की मात्रा है। तो ये पा क्या कहलाएगा? अजंत कहलाएगा। और ये प क्या कहलाएगा? हलंत कहलाएगा। जब आप वर्णों का संयोजन करते हो, इनको आपस में मिलाते हो, यदि पद की शुरुआत किसी स्वर से होती है तो स्वर को स्वर लिखना है। यदि स्वर के आगे कोई व्यंजन हो तो उस स्वर की मात्रा उस व्यंजन के साथ लगानी है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे च, और इस च के नीचे किसका निशान है? किसका चिन्ह है? हलंत का है। तो इसके साथ कोई स्वर नहीं है। इसके बाद में लगा हुआ धन चिन्ह, और धन चिन्ह के बाद में लिखा हुआ है अ। ठीक है। अब देखो च के साथ इस अ की क्या लगा देंगे? मात्रा लगा देंगे। क्या बन जाएगा? च। ऐसा नहीं कि च और च के बाद में अ लिखोगे तो आपका क्या कर दिया जाएगा? गलत कर दिया जाएगा। और च के बाद में जिस हल के बाद में जो स्वर है उस स्वर की क्या लगाई जाती है? मात्रा लगाई जाती है। ठीक है। यदि किसी पद की शुरुआत स्वर से होती है तो स्वर का स्वर लिखना, और स्वर के आगे कोई व्यंजन हो या कोई हल हो तो स्वर की मात्रा उस व्यंजन के साथ या उस हल के साथ लगाई जाती है। जैसे अब इधर ध्यान दें, यहां पर क्या लिखा है? च, और च के नीचे क्या है? हलंत। और इस च के बाद में किसकी मात्रा है? अ की। तो इन दोनों को जोड़कर क्या लिखा जाएगा? च लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? च। ठीक है। क्योंकि इस च के साथ मात्रा किसकी है? अ की मात्रा है। ठीक है। अब आ रही है इस स के साथ किसकी मात्रा आ रही है? अ की मात्रा आ रही है। तो इस श को लिखा जाएगा श। ठीक है। अब इस देखो क के साथ किसकी मात्रा आ रही है? अह की मात्रा आ रही है। तो आप क लिखकर और क के बाद में अह की मात्रा लगा दोगे, क्या बन जाएगा? चष्कह। और चष्क का अर्थ होता है गिलास, और ये गिलास एक वचन का बोध करा रही है। चष्कऊ तो दो गिलास हो जाती है, चष्कहा तो अनेक गिलासें हो जाती हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा हुआ? स, और स के बाद में ये स क्या है? ये व्यंजन है या हल है। और औ क्या है? ये अच है, मतलब स्वर है। तो स के साथ औ मिला दिया जाए तो स लिखकर स के बाद में औ नहीं लिखा जाएगा। औ की क्या लगाई जाएगी? औ की मात्रा लगाई जाएगी। तो औ की मात्रा किस प्रकार होती है? इस प्रकार, शऊ। ठीक है। अब देखो ये च क्या है? ये व्यंजन है, और ये ई क्या है? स्वर है। तो च के साथ इस ई की क्या लगाई जाएगी? मात्रा लगाई जाएगी। तो ये च लिखकर इस च के बाद में छोटी ई की मात्रा लगा दो। ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये क्या लिखा हुआ? क के बाद में क्या लिखा हुआ? अह। तो क्या बन जाएगा? कह। तो आप लिख दोगे क लिखकर क के बाद में अह की क्या लगा दोगे? मात्रा। शौची कह का मतलब होता है दर्जी। यहाँ पर एक दर्जी का बोध हो रहा है। शौची कऊ दो दर्जी, शौची काहा अनेक दर्जी। अब उस प्रकार ये क्या लिखा हुआ? श, और श के बाद में क्या लिखा? उ। उ क्या है? स्वर है, और ये श क्या है? व्यंजन है। तो इस स्वर की मात्रा किसके साथ लग जाएगी? इस व्यंजन के साथ लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा?
सु, और इस ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाता, छोटा ऊ है, ठीक है। उसके बाद में न के बाद में किसकी मात्रा लगाओगे? अ की मात्रा लगाओगे, तो क्या लिख दोगे? न लिख दोगे। उसके बाद में आप क्या लिखोगे? क के बाद में किसकी मात्रा लगाओगे? औ की, तो क्या लिख दोगे? कऊ। सन कऊ। सन कऊ का मतलब क्या होता है? दो कुत्ते। सुन कह एक कुत्ता, सुन कऊ दो कुत्ते, सुन कहा तो अनेक कुत्ते, ठीक है। उस प्रकार ये क्या लिखा? ध, और ध के बाद में कौन सा स्वर है? आ, तो क्या बन जाएगा? धा। तो ध लिखकर ध के बाद में आ की मात्रा लगा दोगे, आ का आ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में व के बाद में अ है, तो क्या हो जाएगा? व। और त के बाद में क्या है? अह, तो क्या हो जाएगा? धावतः, ठीक है। धावतानी दौड़ते हैं, कितने दौड़ते हैं? दो दौड़ते। धावती होता तो एक दौड़ता, धावतः दो दौड़ेंगे, और धावंती तो अनेक दौड़ेंगे। आप देखो ये क्या लिखा? व, और व के बाद में लिखा हुआ री। री की मात्रा हमेशा इस तरह होती है, ठीक है। तो ये व लिखकर व के नीचे री की मात्रा क्या बन जाएगा? व्री, ठीक है। उसके बाद में क्या? द, और द के बाद में कोई स्वर है? द के बाद में कोई स्वर नहीं है, क्या लिखा हुआ? ध है। तो आप क्या लिखोगे? द लिखकर द के नीचे क्या लिख दोगे? ध, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखो? आहा, तो आ की मात्रा लगाकर और आ के बाद में आप क्या लगा दोगे? विसर्ग, ठीक है। क्या बन जाएगा? वृद्धा, और वृद्धा का मतलब होता है बुढ़ा, ओल्ड, ठीक है। उस प्रकार आप देखो ग के बाद में किसकी मात्रा? आ की, तो क्या बन जाएगा? गा, ये गा, ठीक है। य के बाद में किसकी मात्रा है? अ की, तो क्या बन जाएगा? य। उसके बाद देखो न के बाद में कोई मात्रा नहीं है, न के बाद में त है, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हल है। तो इस न को कैसा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा, और इस त को क्या लिखा जाएगा? पूरा। और उसके बाद में मात्रा किसकी है? छोटी ई की मात्रा है, तो इन दोनों के ऊपर लगाई जाएगी। यदि बड़ी ई की मात्रा होती तो ती के ऊपर ही लगाई जाती, तो क्या बन जाता? गायंती, गायंती, ठीक है। आप देखो ये तो हमने वर्णों का क्या किया? संयोजन किया, मतलब इनको मिलाया। चषकः, शौचिकः, शुनकौ, धावतः, वृद्धः, गायन्ति, ये वर्ण संयोजन है, और इनका वियोजन क्या है? वर्ण विच्छेद, च अ श अ क अ, ठीक है। उस प्रकार दूसरा प्रश्न है कि वर्ण विच्छेदम पदश्रत, वर्णों को विच्छेद के रूप में लिखना, अलग अलग करके लिखना। तो पहला पद क्या लिखा हुआ है? लघु। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। आप देखो लघु, ल को ल में ध्यान दो, तो ल में सर्वप्रथम आप ल लिखकर ल के नीचे आप क्या लगा दोगे? हलंत, और हलंत के बाद में आप लगाओगे प्लस का निशान या धन चिन्ह, ठीक है। अब देखो इस ल के साथ मात्रा किस स्वर की है? तो अस्वर की मात्रा है, तो आप क्या लिख दोगे? अस्वर। ल का तो काम पूरा। अब देखो लिखा हुआ घू। अब इस घू में सबसे पहले क्या आ रहा है? घ, और घ के नीचे आप क्या लगा दोगे? हलंत, और इस घ के बाद में किसकी मात्रा है? ऊ, ऊ की मात्रा है, और ऊ के बाद में आप क्या लगा दोगे? विसर्ग। क्या बन जाएगा? लघु। ये वर्ण वह मूल ध्वनि है जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। क्या बन जाएगा? ल अ ग उ, यानी लघु। उस प्रकार दूसरा शब्द लिया है मैंने, शिवती। क्या लिया है? शिव्यति। शिव्यति का मतलब होता है सिलाई करना। आप देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? आप श को लिखोगे। स क्या है? व्यंजन है, ये लिख दिया स, और स के नीचे आप क्या लगा दोगे? हलंत। अब इस स के बाद में किसकी मात्रा है? किस स्वर की मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, तो आप क्या लिखोगे? बड़ी ई, ठीक है। उसके बाद में आप क्या लिखोगे? व, ये व आधा है, तो आप इसके नीचे हलंत लगा, और इस व के बाद में क्या आ रहा है? य, ठीक है। य के नीचे भी क्या लगा दोगे? हलंत। अब य में किसकी मात्रा है? य में अ की मात्रा है, तो आप क्या लगा दोगे? अ, ठीक है। और उस प्रकार बाद में लिखा ती। ती में क्या आ रहा है? त,
और त के बाद में छोटी ई की मात्रा बन जाएगा शिव्यक्ति मतलब सिलाई। उसी प्रकार एक पद है वर्णा, ठीक है। आप देखो सबसे पहले कौन सा व्यंजन आ रहा है, व, तो व के नीचे आप क्या लगा दोगे, हलंत, ठीक है। अब इस व में किस स्वर की मात्रा है, अ की मात्रा है, तो आप अ लिख दो। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, वर्णा, पहले र आएगा क्योंकि इस र की 3 मात्रा होती है। इस र की कितनी मात्राएं होती हैं, 3, एक इस प्रकार, एक इस प्रकार, एक इस प्रकार। ये मात्रा जैसे लिखा जाता है राष्ट्र, तो ट के बाद में र की मात्रा लगाई जाती है, और ये पहले व्यंजन की पहले मात्रा लिखी, र को लिखा जाता है, व्यंजन से पहले लिखा जाता है, और इस र की मात्रा को व्यंजन के बाद लिखा जाता है। तो आप पहले लिखोगे ण, नहीं सॉरी र, ठीक है, और र के नीचे आप क्या लगा दोगे, हलंत, और र के बाद में आप क्या लिखोगे, अण, और ण के बाद में आप क्या लिखोगे, आ की मात्रा है, और आ के बाद में क्या लिखा हुआ है, विसर्ग, क्या बन जाएगा, वर्णा, क्या बन जाएगा, वर्णा। ध्यान देना इस र की 3 मात्रा होती है, और ये ऊपर जो मात्रा आती है ये व्यंजन से पहले आएगी, और जैसे ये प्र, तो ये प के बाद में र की मात्रा आती है, प के बाद में र की मात्रा आती है, तो क्या बन जाएगा, प्र, ठीक है। इस प्रकार आप कुकरऊ का भी कर देना, मयूरा का भी कर देना, और बालक का भी वर्ण विच्छेद कर देना।